नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान में डील को लेकर जारी बयानबाजी के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर मिसाइल हमला हुआ है, जिसकी चपेट में एक मालवाहक जहाज आ गया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान की तरफ से इजरायल और अमेरिका को धमकी दी गई है कि वो अपने खिलाफ किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा, हर कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। उसने इजरायल को भी लेबनान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए जारी कोशिशों पर एक तरह से पानी फेर दिया है। अमेरिका और ईरान की पीस डील पर संकट बढ़ता जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजरायल के चलते पश्चिम एशिया में फिर छिड़ेगी जंग या अमेरिका और ईरान में बन पाएगी सहमति। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। इजरायल से बढ़ते तनाव के बीच बड़ा कदम उठाने की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप F-35 पर तुर्की से करेंगे बड़ी डील। इजरायल और तुर्की के बीच लंबे वक्त से बना हुआ है टकराव। रूस के खिलाफ यूक्रेन का बड़ा अभियान, जंग और भड़कने की आशंका। मॉस्को ने संयुक्त राष्ट्र में कीव पर लगाए आम नागरिकों और बच्चों को निशाना बनाने के आरोप। वेनेजुएला में दो भूकंप से मची तबाही, राहत और बचाव कार्य को लेकर सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा। अमेरिका और फ्रांस सहित कई देशों ने भेजे बचाव दल। और चलते चलते में देखेंगे समंदर में मिली 3200 साल पुरानी अलग दुनिया, पाए गए 2700 जीव। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेल बेचने वाले देशों की संस्था ओपेक में एक और बड़ी टूट की आशंका। यूएई के बाद बाहर निकल सकता है इराक। तेल बेचने के लिए ओपेक कोटा में बढ़ोतरी को लेकर बढ़ा तनाव। बांग्लादेश ने बढ़ाई भारत की चिंता। तीस्ता समेत बाकी साझा नदियों के मैनेजमेंट और पानी के प्रोजेक्ट्स पर चीन के साथ मिलकर काम करने का फैसला। पीएम तारिक रहमान के बीजिंग दौरे पर बनी सहमति। ताइवान को लेकर अपने रुख पर कायम अमेरिका, दीर्घकालीन नीति में बदलाव से किया इनकार। कहा हथियारों के पैकेज की समीक्षा जारी। कनाडा ने माना एयर इंडिया फ्लाइट ब्लास्ट खालिस्तानियों ने किया। 41 साल पहले आतंकी हमले में 329 लोगों की गई थी जान, इनमें ज्यादातर भारतीय मूल के थे। तो अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीदें टूटती दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर हॉर्मुज में सन्नाटा पसर गया है। अमेरिका और ईरान में समझौते को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच एक मालवाहक जहाज पर जोरदार हमला बोला गया है। ब्रिटिश सेना ने बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर रहे एक कार्गो शिप पर मिसाइल से हमला हुआ है। हालांकि अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह हमला ईरान की उस धमकी के एक दिन बाद हुआ है जिसमें उसने हॉर्मुज से बिना इजाजत गुजरने वाले जहाजों को अंजाम भुगतने की बात कही थी। बीते दिन ही ईरान की नौसेना ने चेतावनी दी थी कि कुछ अधिकारियों ने हॉर्मुज से गुजरने के लिए तेहरान को सूचित किए बिना और बिना समन्वय के नया जलमार्ग बनाया है, लेकिन सिर्फ ईरान की तरफ से तय किया गया मार्ग ही अधिकृत है और जो जहाज इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब जिस तरह से इस जहाज पर तुरंत हमला हुआ है, उसके बाद क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ गया है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO ने फंसे जहाजों को निकालने की अपनी योजना फिलहाल रोक दी है, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में दोबारा तेजी आ गई है। और यही नहीं, ईरान ने इजरायल को भी धमकाया है। कहा है कि लेबनान छोड़ो वरना शर्मनाक हार का सामना करने के लिए तैयार रहो। ईरान का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका में लेबनान और इजरायल की युद्ध विराम पर एक बार फिर बातचीत चल रही है। लेकिन इस बीच ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने लेबनानी अधिकारियों को चेताया भी है कि वो अमेरिका और इजरायल के निर्देशों का पालन करना बंद करे। उसका कहना है कि इजरायल लेबनान में मिसाइलों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो इसे हड़पना और इस पर कब्जा करना चाहता है। वहीं ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर अमेरिका इजरायली विमानों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा तो तेहरान इन खतरनाक कार्रवाइयों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। यानी पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर ये सभी पक्ष हथियार उठाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। वैसे भी जिस तरह के बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर दिए जा रहे हैं, उसके बाद तेहरान के साथ अमेरिका की डील पर भी संकट मंडराता दिखाई दे रहा है। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान अपने फ्रीज्ड एसेट से अमेरिका से गेहूं, मक्का और सोयाबीन खरीदेगा, लेकिन ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने इसे पूरी तरह झूठ बताया है। उन्होंने कहा
कि अमेरिका झूठा दावा करता है कि हमारी अनफ्रीज की गई संपत्ति से उनके कृषि उत्पादों को खरीदा जाएगा। दिलचस्प है, हम तो बस वही फसल काट रहे हैं जो आपने बोई थी। दशकों का अविश्वास, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक, भरपूर और यहीं की उपज है। लेकिन लगता है कि अमेरिका सिर्फ जीएमओ सोयाबीन, टूटे हुए वादे और बकवास बातें ही एक्सपोर्ट करता है। इन हालात में दोनों देशों में अविश्वास की खाई और बढ़ती नजर आ रही है, जिससे शांति समझौते की संभावना भी खत्म होती दिखाई दे रही है। जबकि पूरी दुनिया क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। खाड़ी देशों ने भी इस डील का समर्थन किया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के सदस्य देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान ने कहा कि वे क्षेत्र में नया सैन्य संघर्ष नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि तनाव कम करने और संवाद बढ़ाने से ही स्थायी शांति मुमकिन है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए इस पीस डील पर पक्की मुहर लग पाएगी या इजरायल के रवैये के चलते क्षेत्र में दोबारा जंग छिड़ने वाली है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका के बड़े यू टर्न की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और इंडिया दोनों की ही चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप ने कहा है कि वो तुर्की की सेना को ताकतवर बनाएंगे। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि वो तुर्की को $700 मिलियन के दर्जनों जेट बेचेंगे। इस कीमत पर अमेरिका का F-35 स्टील्थ जेट विमान आता है और अगर तुर्की के हाथ F-35 आ जाता है तो इजरायल के लिए सबसे पहला खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि इस बात के संकेत लगातार मिल रहे हैं कि तुर्की और इजरायल के बीच कभी भी जंग हो सकती है। वैसे खतरा तो भारत के लिए भी कम नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई जंग के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी, उसे अपने हथियार सौंपे थे और अब वो तुर्की के साथ एक गठबंधन भी तैयार कर रहा है। और अमेरिका अब तुर्की और पाकिस्तान दोनों को ही मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 विमानों के बेड़े को अपग्रेड करने का फैसला किया था और अब तुर्की को F-35 बेचने का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। तुर्की की वायुसेना अभी मुख्य रूप से अमेरिका में बने पुराने F-16 फाइटर जेट और देश में बने ड्रोन जैसे कि बायर कतार पर निर्भर है। अब ट्रंप प्रशासन ने तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान के लिए इंजन सप्लाई करने को भी मंजूरी दे दी है। इंजन सप्लाई में आ रही रुकावट के चलते ही तुर्की का कान फाइटर जेट उड़ान नहीं भर पा रहा था, क्योंकि अमेरिका ने पहले इंजन देने से मना कर दिया था, जिससे कान फाइटर जेट का प्रोडक्शन रुक गया था। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने ही सवाल उठाए हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि तुर्की के पास अभी भी रूस का दिया हुआ S-400 है और इसी के चलते तुर्की को अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम से बाहर किया था। ऐसे में ट्रंप से अमेरिकी कांग्रेस के नेता सवाल कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो तुर्की को हथियार सप्लाई करने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका ने भारत को तेजस विमान के लिए इंजन की सप्लाई करने में अड़ंगे लगाए हैं। AMCA के इंजन सप्लाई का जो सौदा किया, अब उसकी कीमत 300% बढ़ा दी है। लेकिन तुर्की को पुरानी कीमतों पर इंजन सप्लाई के लिए अमेरिका तैयार होता दिखाई दे रहा है। यानी भारत और इजरायल, अमेरिका दोनों की ही चिंता बढ़ाने का काम कर रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो यूक्रेन की तरफ से युद्ध विराम के लिए रूस पर दबाव बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन खुद यूक्रेन ही बार बार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेनी सेना रूस पर हमले कर रही है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि इस जंग में रूस की सेना यूक्रेन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। उसने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा भी जमाया हुआ है और रूस पर दबाव बनाने की यूक्रेन की अब तक की सारी कोशिशें फेल होती ही दिखाई दी हैं। ऐसे में अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक और बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया कि मैंने रूस को युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उसके खिलाफ 40 दिवसीय प्रभाव अभियान चलाने के लिए SBU को मंजूरी दे दी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लगातार महीनों से SBU ने अलग अलग तरह के ड्रोनों का इस्तेमाल कर अग्रिम मोर्चों पर यूक्रेनी ठिकानों की रक्षा करने में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने यह ऐलान कीव में SBU यानी यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के कार्यवाहक प्रमुख येवगेनी खमारा के साथ हुई बैठक के बाद किया है। हालांकि उन्होंने इस पूरे अभियान की जानकारी डिटेल में नहीं दी, लेकिन एक बात तो साफ है कि अब यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमले और भी तेज होने वाले हैं। यानी ये जंग आने वाले वक्त में और भड़कने वाली है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इससे पहले उन्होंने खुद देश की जनता को आगाह किया था कि रूस बड़े हमले की तैयारी में है
और रूस की तरफ से जो बयान आया है वो इस युद्ध की रूपरेखा को ही बदलने वाला माना जा रहा है। दरअसल रूस ने परमाणु बम को लेकर अपना रुख साफ किया है और इनडायरेक्ट रूप से यह धमकी दी है कि एक और विश्व युद्ध रोकने के लिए परमाणु बम की भूमिका बेहद अहम है। यानी अगर रूस को इस बात का खतरा महसूस होता है कि यूक्रेन के साथ नेटो देश यानी यूरोपीय देश सीधे तौर पर इस जंग में शामिल होते हैं, तो वो परमाणु बम के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकिचाएगा। मौजूदा हालात में इस जंग को लेकर दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ती नजर आ रही है और इस बीच ड्रोन और मिसाइल के हमलों का कहर भी जारी है। बीती रात ही यूक्रेन ने रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले को नाकाम करने का दावा किया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि वायु रक्षा ने दुश्मन की मिसाइलों पर काम किया है। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि उपनगरीय दार्नित्स्की जिले में एक खुले क्षेत्र में मलबा गिर गया और एक भंडारण क्षेत्र में आग लग गई। वहीं मॉस्को का आरोप है कि क्रीमिया से सटे यूक्रेन के खिरसोन क्षेत्र के रूसी नियंत्रित हिस्से में बिजली पूरी तरह या आंशिक रूप से काट दी गई थी। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में भी यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान रूस ने कहा कि 2026 की शुरुआत के बाद से अब तक यूक्रेनी हमलों में नागरिक हताहतों की संख्या, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, ये उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यानी यूक्रेन युद्ध नियमों को ताक पर रखकर कैसे भी रूस को झुकाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसे इसमें कामयाबी मिलेगी? क्या इस तरह की आक्रामक कार्रवाइयों से रूस पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाया जा सकता है? क्योंकि पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रही इस जंग में अब तक यूक्रेन ऐसा नहीं कर पाया है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला लंबे समय से संकट से गुजर रहा था। करीब 6 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया और देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। देश की जनता मौजूदा शासन को मंजूर नहीं कर रही है। यानी पहले से ही वेनेजुएला में राजनीतिक संकट दिखाई दे रहा है और इस संकट को दो ताकतवर भूकंपों ने और बढ़ा दिया है। भूकंप के बाद तबाही का मंजर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हजारों लोग लापता हैं, जिनकी खोज जारी है। मलबे के ढेर में दबे लोगों को तलाशा जा रहा है। सैकड़ों लोग पार्किंग और दूसरी खुली जगहों पर रात बिताने को मजबूर है, क्योंकि 7.2 और 7.5 की तीव्रता वाले भूकंपों के बाद लगातार हल्के झटके महसूस हो रहे हैं। पीड़ितों का गुस्सा अपनी सरकार पर फूट रहा है। सवाल किया जा रहा है कि आखिर राहत और बचाव कर्मी कहां हैं? लोग मलबे में दबे हुए हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं और उन्हें जो भी मदद मिल रही है वो स्थानीय लोगों से ही मिल रही है। सरकार पूरी तरह से फेल दिखाई दे रही है। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि इस भूकंप में कम से कम 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुसीबत में फंसे वेनेजुएला की मदद के लिए कई देश आगे आए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका बचाव दल, चिकित्सा संसाधन और मानवीय सहायता भेज रहा है। रोड्रिगेज ने बताया कि कतर से भी बचाव दल आ रहा है, जबकि मेक्सिको और अल साल्वाडोर से भी टीमें पहुंच गई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी कहा है कि हम मलबा हटाने में विशेषज्ञ 75 सदस्यों वाली टीम वेनेजुएला भेज रहे हैं। बीते दिन आए इस भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित ला गुएरा बना है और यही देश का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, जो भूकंप के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर बंद हो गया है, जिसके चलते विदेशों से आने वाली राहत सामग्री और टीमों को लैंड कराने में भी भारी लॉजिस्टिक दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच अमेरिका के यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस की तरफ से दावा किया गया कि वेनेजुएला में भूकंपों की एक डबलेट सीरीज आई थी। इसमें एक ही जगह पर लगभग एक ही तीव्रता के 2 भूकंप बहुत कम समय के अंतर पर आते हैं। वेनेजुएला में सिर्फ 38 सेकंड में 2 बड़े भूकंप आए हैं। पहला झटका 7.2 की तीव्रता का था और उसके ठीक 38 सेकंड बाद 7.5 की तीव्रता का एक और बड़ा भूकंप आया। यूएसजीएस का कहना है कि यह एक जटिल रप्चर इंटरैक्शन प्रोसेस का संकेत है, यानी एक भूकंप के पास ही दूसरे भूकंप को शुरू करने में मदद करता है। और अब चलते चलते में बात करेंगे समंदर में मिली एक नई दुनिया की। तो वैसे तो समुद्री दुनिया अपने आप में ही बेहद अलग और अनोखी है, जिसकी गुत्थी अभी तक हम इंसानों के लिए पूरी तरह से नहीं सुलझी है। और अब समंदर में एक और दुनिया मिली है जो पूरी तरह से रहस्यमयी मानी जा रही है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में साइंटिस्ट को एक ब्लू होल मिला है,
चीन के वैज्ञानिकों ने गोताखोरों, अंडर वाटर रोबोट्स और ड्रोन की मदद से इस जगह की पड़ताल की, जो इतना बड़ा है कि उसमें 4 बास्केटबॉल कोर्ट आसानी से समा जाए। ब्लू होल का एंट्री गेट 1491.7 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका डायमीटर 56.3 मीटर है। और बात करें इसकी गहराई की तो ये 16.6 मीटर गहरा है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समंदर के अंदर एक इतनी बड़ी दुनिया समाई हुई है। और जब लैब में यहाँ के पानी का ईडीएनए और मिट्टी का सैंपल टेस्ट हुआ तो चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। इस अकेले ब्लू होल में 2700 से ज्यादा तरह के समुद्री जीव मौजूद हैं। चीन के पर्यावरण मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की। पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि यह ब्लू होल करीब 3200 साल पुराना है। दुनिया के ज्यादातर ब्लू होल आइस एज में बनी सूखी गुफाओं के पानी में डूबने से बने थे, लेकिन यह होल एकदम अलग है। इसका निर्माण मूंगे की चट्टानों के नेचुरल तरीके से बढ़ने और जमा होने से हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक ये नई खोज दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल इलाके में हुई है। वैसे तो ये जगह फिलीपींस के समुद्री तट से 230 किलोमीटर और चीन से 874 किलोमीटर दूर है और इस इलाके को लेकर दोनों ही देशों में सालों पुराना विवाद भी छिड़ा हुआ है। चीन इसे अपना बताते हुए हुआंगयान द्वीप कहता है, जबकि फिलीपींस इस पर अपना दावा ठोकते हुए इसे पानाटाग शोल कहता है। हालांकि साल 2012 के विवाद के बाद से इस इलाके पर चीन ने कब्जा किया हुआ है और एक विवादित जगह होने की वजह से इस ब्लू होल की चर्चा और ज्यादा हो रही है। साइंटिस्ट इस तरह के ब्लू होल को टाइम कैप्सूल कहते हैं, जिनसे धरती के इतिहास और नए जीवों का पता चलता है। अब ब्लू होल की बात चली है तो आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू होल कौन सा है और ये कहां है। तो आपको हम बता दें कि साल 2016 में चीन को ही इसी दक्षिण चीन सागर में 987 फीट गहरा ड्रैगन होल मिला था। हालांकि साल 2024 की नई मापों के बाद मेक्सिको के पास मिला तामजा ब्लू होल अब दुनिया का सबसे गहरा समुद्री गड्ढा बन गया है, जिसकी गहराई 1370 फीट है। तो फिलहाल आज वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।